नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड के सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों। 20 दिसंबर से झारखंड के 9 जिलों में बारिश की संभावना। 4 डिग्री तक बढ़ेगा न्यूनतम तापमान। झारखंड में ठंड का कहर जारी है। राज्य के लगभग जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने आज से अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, जिससे ठंड में कमी आएगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हिमालय से ठंडी हवाएं कम आ रही हैं। दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इस वजह से सर्दी से कुछ राहत मिलेगी। 18 और 19 दिसंबर को न्यूनतम तापमान बढ़ने से ठंड कम लगेगी। 20 दिसंबर को राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग में बारिश होगी। राज्य के 9 जिलों में बारिश की संभावना है। जिन जिलों में बारिश की बात कही गई है, उसमें रांची भी शामिल है। बारिश की वजह से 20 दिसंबर से दिन का तापमान भी 2 से 4 डिग्री तक गिरेगा। 22 को ओडिशा से सटे क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इस कारण कोल्हान के जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा जिले में बारिश होगी। इसके बाद मौसम सामान्य रहेगा। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि बारिश के बाद जब मौसम खुलेगा तो एक बार फिर ठंड की लहर आएगी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा कराने वाली एजेंसी को बड़ा झटका। हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा ब्लैकलिस्टेड करने का फैसला सही। झारखंड हाई कोर्ट ने 28 जनवरी को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा कराने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी सतवत इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने एजेंसी की याचिका खारिज करते हुए जेएसएससी द्वारा इसे ब्लैकलिस्ट करने के फैसले को सही ठहराया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद आयोग ने सतवत इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। इस पर एजेंसी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नोटिस को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जेएसएससी के फैसले को सही मानते हुए एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ एजेंसी ने फिर से अदालत का रुख किया, लेकिन अदालत ने इस बार भी सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा। जेएसएससी की ओर से मामले में अधिवक्ता संजोय पीपरवाल ने अदालत में दलीलें पेश की। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एजेंसी की याचिका को खारिज कर दिया। कांग्रेस ने अमित शाह के बयान सहित अन्य मुद्दों को लेकर निकाला विरोध मार्च। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में बुधवार को अमित शाह द्वारा संसद में दिए गए बयान, अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा उद्योगपति गौतम अडानी पर लगाए गए आरोपों और मणिपुर में हो रही हिंसा पर पीएम मोदी की चुप्पी के विरोध में आज मार्च निकाला। यह मार्च शहीद चौक स्थित शहीद स्थल से शुरू होकर राजभवन तक पहुंचा, जहां मार्च में शामिल कांग्रेस नेताओं ने अपना विरोध प्रकट किया। लगातार इनके अनुसार प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मौके पर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह भाजपा की एक बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा कि जब हम रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी को भगवान मान सकते हैं, तो फिर संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मानने में क्या हर्ज है। यह गृह मंत्री को बताना चाहिए। अधिकारों के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। झारखंड समेत अन्य प्रदेशों में भी कांग्रेस ने अपना विरोध दर्ज किया है। इस अवसर पर कांग्रेस के अन्य नेता गणों ने भी अपने विचार रखे। झारखंड में भी बनेंगे दिल्ली जैसे स्कूल, सरकार इसके लिए करेगी एजेंसी हायर। झारखंड के सरकारी स्कूलों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार एक एजेंसी बहाल करेगी। यह एजेंसी उपलब्ध संसाधनों के आधार पर स्कूलों की रैंकिंग करेगी। साथ ही यह देखेगी कि स्कूलों को विकसित करने के लिए किन किन संसाधनों की अभी भी आवश्यकता है। फिर स्कूलों का डेटाबेस तैयार कर उसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने स्कूलों के इस वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए
प्रोफेशनल एजेंसी को बहाल करने के लिए टेंडर निकाला है। एजेंसी में 10 वर्ष के अनुभव वाले एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर को रखा जाएगा, जो टीम का नेतृत्व करेंगे। इनके जिम्मे सर्वोत्तम रणनीति बनाने के साथ और विकल्पों का मूल्यांकन कर निर्णय लेने का अधिकार होगा। इनके अलावा एजेंसी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रखा जाएगा, जिसकी योग्यता MBA होगी। साथ ही मनोविज्ञान, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र में कम से कम 7 साल का अनुभव जरूरी होगा। उनके अलावा टीम में 2 टीचर ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट और एक डेटा एनालिस्ट को भी रखा जाएगा। यह टीम स्कूलों का मूल्यांकन करने के साथ शिक्षकों का भी अध्ययन करेगी कि वे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हैं या नहीं। सदर अस्पताल के पास छात्रा के साथ दिनदहाड़े छेड़खानी, पुलिस ने आरोपी पर रखा 5,000 का इनाम। राजधानी रांची में अभी स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि शहर में एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। दरअसल सदर अस्पताल के पास एक प्रतिष्ठित कॉलेज की बीकॉम की एक छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस ने उस पर 5,000 रुपए का इनाम भी रखा है। मिली जानकारी के अनुसार 16 दिसंबर को छात्रा अपने कॉलेज से निकलकर सर्जना चौक की ओर जा रही थी। इसी दौरान सदर अस्पताल के पास एक मंचले ने छात्रा के साथ छेड़खानी की। छात्रा के शोर मचाने के बाद वह उसके साथ गाली-गलौज और बदतमीजी करने लगा। लोगों के जमा होने पर वो वहां से भाग निकला। छात्रा के पिता ने घटना के संबंध में लोअर बाजार में शिकायत दर्ज कराई है। घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और घटनास्थल के आसपास के CCTV फुटेज को खंगालने में जुट गई। CCTV की फुटेज में घटना दिखाई दे रही है, जिसमें युवक छात्रा के साथ छेड़खानी करता हुआ दिख रहा है। इसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर खोजबीन शुरू की। हालांकि फुटेज में आरोपी का चेहरा धुंधला नजर आ रहा है। SSP चंदन कुमार सिन्हा ने सिटी SP के नेतृत्व में आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की है। पुलिस ने वहां मौजूद दुकानदारों से भी पूछताछ की। वहीं पुलिस ने अब आरोपी की पहचान बताने या उसका सुराग देने वाले 5,000 इनाम की घोषणा कर दी है। हेमंत सोरेन और मोदी सरकार आमने सामने, केंद्र पर कसा तंज, झारखंड बीजेपी को भी लिया आड़े हाथ। हेमंत सरकार और मोदी सरकार झारखंड की बकाया राशि को लेकर आमने सामने आ गई है। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल X पर ट्वीट पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि झारखंडियों के हक में इस बकाया राशि का एक रुपए की विस्तृत जानकारी केंद्र सरकार को कई बार दी जा चुकी है। फिर भी केंद्र की बीजेपी सरकार बार बार से इसे नकारने में तुली है। यह हमारे अधिकारों पर किया जाने वाला एक कुंठित प्रयास है। हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए झारखंड बीजेपी को भी लपेट लिया। उन्होंने झारखंड बीजेपी से यह मांग की कि उन्हें झारखंडियों के साथ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो यह साफ माना जाएगा कि वे इस हकमारी में उनकी बराबर की सहभागिता है। दरअसल झारखंड सरकार केंद्र सरकार से कोयला रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ रुपए का दावा करती है, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे ठुकरा दिया है। लोकसभा में बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बकाया पैसों का मुद्दा उठाया और पूछा कि केंद्र सरकार झारखंड का बकाया पैसा देने में देरी क्यों कर रही है। उसके जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब देकर कहा कि झारखंड सरकार का कोयला राजस्व का पैसा केंद्र सरकार के पास लंबित नहीं है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के समर्थक की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने सीने में मारी 4 गोली। 26 दिन पहले हुई थी शादी। जमशेदपुर में बुधवार को पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के समर्थक आलोक भगत उर्फ आलोक मुन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना कदमा थाना अंतर्गत शास्त्रीनगर ब्लॉक नंबर 3 में हुई। अपराधियों ने आलोक को सीने में 4 गोली मारी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए।
इसी साल 22 नवंबर को आलोक की शादी हुई थी। आलोक के घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर बाइक सवार 4 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। आलोक अपनी बुलेट बाइक से बाजार से फूल और दूध लेकर घर लौट रहा था। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसे गोली मारी। एक गोली उसके पैर में लगी तो वह बुलेट के साथ जमीन पर गिर पड़ा। वह उठकर भागा और अपने एक पड़ोसी के घर में जा घुसा। यहाँ पीछा करते हुए अपराधी पहुंचे और उसके सीने में गोली मार दी। इसके बाद अपराधी भाग निकले। स्थानीय लोगों की मदद से आलोक को तुरंत टीएमएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आलोक कुमार उर्फ मुन्ना कांग्रेस पार्टी से जुड़ा था और टाइगर क्लब नाम की एक संस्था भी चलाता था। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल से पुलिस ने खोखा और मृतक की बाइक बरामद की है। आलोक की हत्या में छोटू बच्चा का नाम सामने आ रहा है। हाल ही में समाप्त हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। वैसे पुलिस पूरे घटना की जांच कर रही है और अपराधियों की धरपकड़ के लिए सीसीटीवी फुटेज का सहारा ले रही है। धनबाद कोयला चोरी मामला। सीबीआई जांच के खिलाफ दायर याचिका पर 20 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संलिप्तता की सीबीआई जांच के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में 20 दिसंबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में इस केस की सुनवाई हो रही है। इस मामले में सीबीआई की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। फिलहाल शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संलिप्तता की सीबीआई जांच का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया था। हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर को इस मामले में प्रतिवादी बने सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का निर्देश सीबीआई को दिया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत यह आदेश पारित किया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट से रोक के बाद फिलहाल धनबाद में कथित रूप से कोयला चोरी और इसमें पुलिस की संलिप्तता की जांच रुकी हुई है। झारखंड होमगार्ड में 26 कर्मियों को मिली प्रोन्नति। झारखंड होमगार्ड में 26 कर्मियों को प्रोन्नति मिली है। साथ ही 8 कर्मियों को प्रोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू है। गौरतलब है कि इससे पहले होमगार्ड कमांडेंट के पद पर काम करने वाले अफसरों को भी प्रोन्नति देने के मामले को लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग से बहाल राज्य पुलिस सेवा के अफसर प्रोन्नति मिलती है और वे आईपीएस संवर्ग में प्रोन्नति पा चुके हैं, जबकि होमगार्ड में जेपीएससी के माध्यम से बहाल झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सेवा के कमांडेंट पुराने पदों पर ही बने हुए हैं। राज्य पुलिस सेवा में उनके समक्ष कई अफसर आईपीएस संवर्ग पा चुके हैं। उन्हें आईजी तक प्रोन्नति भी मिल जाती है, लेकिन होमगार्ड के कमांडेंट पद पर बहाल होने वाले अफसरों को प्रोन्नति नहीं मिलने पर वे इसी पद पर रिटायर हो जाते हैं। दुमका में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर शिक्षक से ठगी की कोशिश, मामला दर्ज। दुमका जिले के एक शिक्षक को साइबर अपराधियों द्वारा डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने दिल्ली पुलिस, सीबीआई अधिकारी, कस्टम अधिकारी बनकर दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलगुम्मा के शिक्षक मनोज कुमार यादव को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। साथ ही इससे बचाने के लिए उनसे लाखों रुपए की मांग की गई। शिक्षक ने पूरे मामले की लिखित शिकायत जरमुंडी थाने में दी है। दरअसल जिले के जरमुंडी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलगुम्मा के शिक्षक मनोज कुमार यादव को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन पर कहा गया कि उन्होंने कस्टम विभाग के साथ बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है, इसलिए उन्हें दिल्ली जाकर कोर्ट में जवाब देना होगा। कॉल करने वालों ने तरह तरह की धमकी देकर उन्हें डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया। शिक्षक मनोज इस कॉल से डर गए और कस्टम अधिकारी बनकर कॉल करने वाले व्यक्ति ने जो भी करने को कहा वह करते चले गए। अंत में उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और अपना आधार कार्ड और बैंक खाते का डिटेल भी दे दिया।
शिक्षक मनोज कुमार यादव से कॉल करने वालों ने सीबीआई, कस्टम अधिकारी, दिल्ली पुलिस से ऑनलाइन बात भी कराई गई। कार्यालय की कई फोटो और अधिकारी की फोटो भेजी गई और गिरफ्तारी से बचने के लिए लाखों की मांग की गई। बाद में शक होने पर पीड़ित ने अपना फोन काट दिया, लेकिन बार बार कॉल आती रही। तंग आकर शिक्षक ने जरमुंडी थाने को लिखित रूप से इसकी सूचना दी। इस मामले पर जरमुंडी थाना प्रभारी श्यामानंद मंडल ने बताया कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। ड्रग्स सैंपलिंग चूक मामला, हाई कोर्ट में हाजिर हुए झारखंड डीजीपी और एटीएस एसपी। झारखंड हाई कोर्ट ने पुलिस द्वारा जब्त किए गए मादक पदार्थों की सही तरीके से सैंपलिंग नहीं करने, इससे मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े आरोपियों को जमानत मिलने और एनडीपीएस केस में आरोपियों की सजा की दर कम होने को गंभीरता से लिया है। बुधवार को हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के आलोक में राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता, एटीएस के एसपी ऋषभ झा और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के जोनल डायरेक्ट अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान अदालत ने डीजीपी को निर्देश दिया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य सरकार एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी बनाएं, ताकि पुलिस द्वारा जब्त किए गए मादक पदार्थों की सैंपलिंग सही तरीके से हो। इसके साथ ही मादक पदार्थ के अवैध कारोबार से जुड़े केस में सजा की दर बढ़े और मादक पदार्थ के कारोबारियों को सख्त सजा मिले। डीजीपी द्वारा कोर्ट को यह आश्वस्त किया गया कि अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। दरअसल पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया, लेकिन जब्त मादक पदार्थों की सैंपलिंग सही ढंग से नहीं होने पर आरोपियों को जमानत मिल गई थी। इसे हाई कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए डीजीपी को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। बालू घाट पर छापेमारी करने गए सीओ को बालू माफियाओं ने 3 घंटे तक बनाया बंधक। गोड्डा जिले में एक सीओ को बालू माफियाओं ने 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। मामला सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के धमनी के निकट का है, जहां बालू घाट पर छापेमारी को गए अंचलाधिकारी को बालू माफियाओं ने बंधक बना लिया था। पुलिस को जब इसकी जानकारी तो पुलिस पहुंची और सीओ को मुक्त कराया। सीओ की पहचान प्रकाश बेसरा के रूप में हुई है। उन्होंने सुंदर पहाड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें 6 लोगों को नामजद किया गया है, वहीं 40 अज्ञात पर सरकारी काम में बाधा और मारपीट का आरोप लगाया गया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मंगलवार की दोपहर 12 बजे सुंदर पहाड़ी सीओ प्रकाश बेसरा अवैध बालू कारोबार के खिलाफ छापेमारी कर रहे थे। धमनी नदी में 4 बालू ट्रैक्टरों को पकड़ा गया था। इस बीच वहां बालू माफियाओं ने हंगामा करते हुए जब्त ट्रैक्टरों को छुड़ा लिया। ग्रामीणों को आरोप है कि अंचलाधिकारी ने जब्त ट्रैक्टरों को जानबूझकर छोड़ दिया। ग्रामीणों ने कहा कि यह सब सेटिंग गेटिंग का खेल है, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। लातेहार में सड़क दुर्घटना में स्कूल के प्रिंसिपल की मौत, शिक्षकों ने उठाए बायोमेट्रिक सिस्टम पर सवाल। लातेहार जिला मुख्यालय के झरिया पेट्रोल पंप के पास बुधवार को ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार शिक्षक की मौत हो गई। शिक्षक की पहचान पलामू मेदिनीनगर निवासी संजय सिंह के रूप में हुई है, जो लातेहार के कुंदरी मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में पदस्थापित थे। घटना के बाद शिक्षकों में भारी नाराजगी है। शिक्षकों ने सरकार के बायोमेट्रिक सिस्टम की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आंदोलन की धमकी दी है। दरअसल शिक्षक संजय सिंह अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकले थे। रास्ते में झरिया पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल लेने के बाद जैसे ही वहां से वह सड़क पर आए, तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें चपेट में ले लिया। ट्रक उन्हें कुचलते हुए निकल गया। इस घटना में शिक्षक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएसपी अरविंद कुमार के निर्देश पर लातेहार की पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर
अस्पताल भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना के बाद ट्रक को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इधर घटना के बाद शिक्षकों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष हीरा यादव और अजय कुमार ने कहा कि सरकार की बायोमेट्रिक सिस्टम के कारण ही ऐसी घटना हो रही है। शिक्षकों ने कहा कि झारखंड में सिर्फ शिक्षकों के लिए ही सुबह 9 बजे स्कूल पहुंचकर बायोमेट्रिक से अटेंडेंस बनाने का नियम बनाया गया है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में समय पर पहुंचने के लिए शिक्षकों को जल्दबाजी होती है, जिस कारण ऐसी दुर्घटना लगातार हो रही है। शिक्षकों ने मांग की है कि सरकार मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा करे। साथ ही शिक्षक के आश्रितों को तुरंत सरकारी नौकरी दी जाए। अगर मुआवजा देने में देरी हुई तो शिक्षक आंदोलन करने को मजबूर होंगे। साल के अंत में झारखंड में आयोजित होगा हॉकी इंडिया लीग। 8 पुरुष और 6 महिला टीमें लेंगी भाग। झारखंड की राजधानी रांची और उड़ीसा के राउरकेला में साल के अंत और नए साल में हॉकी का रोमांच देखने को मिलेगा। दरअसल हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन 28 दिसंबर से 1 फरवरी तक किया जाएगा, जिसमें 8 पुरुष और 6 महिला टीमें भाग लेंगी। पुरुष लीग 28 दिसंबर को राउरकेला की बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में शुरू होगा। वहीं पहली बार होने जा रही महिला लीग के सारे मैच रांची में होंगे, जिसकी शुरुआत 12 जनवरी से होगी। फाइनल मैच 26 फरवरी को खेला जाएगा। रांची और राउरकेला में हॉकी के काफी प्रशंसक हैं, जिसके लिए टिकट फ्री करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि स्टेडियम में प्रवेश के लिए दर्शकों को निःशुल्क वर्चुअल टिकट लेना आवश्यक होगा और मैच का टिकट ऑनलाइन माध्यम से लिया जा सकता है। टिकट बुक करने के लिए विंडो खोल दिए गए हैं। तोपचांची थाना उड़ाने समेत 54 नक्सली वारदातों में शामिल रहे कुख्यात नक्सली से एनआईए कर रही पूछताछ। धनबाद के तोपचांची थाना उड़ाने समेत 54 नक्सली वारदातों में शामिल रहे कुख्यात नक्सली रामदयाल महतो से एनआईए पूछताछ कर रही है। एनआईए ब्रांच रांची ने रामदयाल महतो को 4 दिनों की रिमांड पर लिया है और उससे पूछताछ शुरू कर दी है। रामदयाल महतो ने इस साल 28 सितंबर को आधिकारिक रूप से गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। पीरटांड थाना क्षेत्र के पीपराडीह निवासी रामदयाल महतो उर्फ बच्चन धनबाद के तोपचांची थाना उड़ाने एवं एसएलआर सहित लगभग 7-8 हथियार को लूटने के मामले में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा साल 2022 में रामदयाल की अगुवाई में ही डुमरी थाना के तेलियाभियार गांव में उप मुखिया असलम अंसारी को पुलिस मुखबिर घोषित कर गोली मारकर हत्या की गई थी। रामदयाल के विरुद्ध झारखंड में लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। गिरिडीह व धनबाद जिले के 54 नक्सली वारदातों में वह शामिल रहा है। गिरिडीह जिले के 43 कांड एवं धनबाद जिले के 11 कांडों में पुलिस को रामदयाल की तलाश थी। हजारीबाग जेल में कुछ भी ठीक नहीं, अधीक्षक जितेंद्र कुमार की भूमिका पर सवाल। प्रशासनिक हलके में यह सवाल उठ रहा है कि क्या हजारीबाग स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग जेल का प्रशासन गलत कामों में शामिल है? क्या हजारीबाग जेल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है? इन सवालों की वजह गत 12 दिसंबर को जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल का वह आदेश है जिनमें अधीक्षक जितेंद्र कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आदेश की प्रति लगातार न्यूज पोर्टल के पास उपलब्ध है। जेल आईजी ने अपने आदेश में आरोपों की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें सहायक जेल आईजी हामिद अख्तर और प्रोबेशन पदाधिकारी चंद्रमौली सिंह को शामिल किया गया है। लगातार इनको मिली जानकारी के अनुसार कमेटी ने हजारीबाग जेल जाकर वहां के बंदियों व कर्मियों की मौत के कारणों की जांच की है। जेल आईजी ने अपने आदेश में लिखा है कि हजारीबाग जेल के अधीक्षक जितेंद्र कुमार से जब भी कोई जांच रिपोर्ट मांगी जाती है तो वह आधे अधूरे और बिना तथ्य के रिपोर्ट भेजते हैं। लगातार न्यूज पोर्टल के पास उपलब्ध दस्तावेज के मुताबिक जेल आईजी को सूचना मिली है कि हजारीबाग जेल के मुख्य उच्च कक्षपाल बैजू एक्का की मौत तनाव की वजह से हो गई। उन्हें उनके पद से निम्नतर ड्यूटी पर लगाया जा रहा था।
इससे वह तनाव में थे और डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, जिस कारण उनका ब्रेन हेमरेज हो गया और उनकी मौत हो गई। नियोजन की मांग को लेकर जल सत्याग्रह। बोकारो स्टील प्लांट पर प्रबंधन पर वादाखिलाफी का आरोप। बोकारो जिले में मृत कर्मचारी आश्रित संघ से जुड़े लोगों ने अनोखे अंदाज में आंदोलन कर नियोजन की मांग की है। इस आंदोलन में शामिल सभी लोग बोकारो स्टील में कार्यरत रहते हुए अपने कर्तव्यों के दौरान मृतक कर्मचारियों के आश्रित हैं। आंदोलन कर रहे लोगों ने बोकारो स्टील प्रबंधन पर वादे से मुकर जाने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों के आश्रितों ने आंदोलन की शुरुआत एक जल सत्याग्रह के रूप में की है, जिसमें सभी सदस्यों ने तालाब में घुसकर अपने अधिकार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यह जल सत्याग्रह बोकारो स्टील के एडीएम बिल्डिंग के सामने स्थित 210 गार्डन के तालाब में किया गया। बोकारो मृत कर्मचारी आश्रित संघ के सदस्यों ने प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि मृत कर्मचारियों के आश्रितों के लिए आवास, बिजली, पानी और चिकित्सा सुविधाएं भी बंद कर दी गई है। आंदोलन कर रहे आश्रित सदस्यों ने कहा कि लोगों को बार बार आश्वासन के बाद भी नियोजन नहीं दिया जा रहा है। संघ के सदस्यों ने मांग की है कि उन्हें तत्काल रोजगार प्रदान किया जाए और उनकी समस्याओं को हल किया जाए। आश्रित सदस्यों का कहना है कि उनके जीवनयापन की स्थिति अत्यंत कठिन हो गई है। वे अपने अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। आंदोलन में शामिल पूजा प्रियंका कहती है कि प्रबंधन की तरफ से सभी को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रबंधन की तरफ से आश्रित सदस्यों पर आरोप लगाया जा रहा है कि वे लोग गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। इस आंदोलन में कई स्थानीय समुदाय के लोग भी शामिल हुए हैं और कई लोगों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है। लातेहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों का हाल बदहाल, पैदल चलना भी हुआ मुश्किल। लातेहार जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं का हाल बदहाल हो गया है। कई सड़कें तो ऐसी हो गई हैं जिन पर पैदल चलना भी मुश्किल है। जिले के जगलदग्गा से चंदवा के बनहरदी गांव को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क एक उदाहरण है। इस सड़क निर्माण की स्वीकृति भी मिल गई है, लेकिन ठेकेदार के द्वारा पिछले 3 वर्षों से सड़क को गड्ढों में बदलकर छोड़ दिया गया है। दरअसल लातेहार जिले के जगलदग्गा से बनहरदी गांव तक जाने वाली ग्रामीण सड़क के निर्माण के लिए 3 वर्ष पूर्व टेंडर निकाला गया था। टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो गई और ठेकेदार के द्वारा इस पर मिट्टी कटाई का कार्य भी आरंभ कर दिया गया, लेकिन मिट्टी वर्क का पैसा निकालने के बाद काम को बंद कर दिया गया। सड़क पर बनाए गए पुराने पुलिया को भी तोड़कर छोड़ दिया गया। इसके बाद से सड़क पर आवागमन पूरी तरह बाधित है। जबकि सड़क निर्माण कार्य जब स्वीकृत नहीं हुआ था तो छोटी गाड़ियां या मोटरसाइकिल से लोगों का आवागमन इस रास्ते पर होता था। इधर सड़क में गड्ढे कर पिछले 3 वर्षों से छोड़ दिए जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय ग्रामीण अजय उरांव, राजेश उरांव, ललको उरांव आदि ने बताया कि पिछले 2-3 वर्षों से सड़क को इसी प्रकार छोड़ दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर गड्ढे हो जाने के कारण इस पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है कि साइकिल चलाना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार इस मामले को लेकर अधिकारियों से गुहार भी लगाई गई, बावजूद कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोदरमा में अवैध रूप चल रहा था आरा मिल, वन विभाग ने किया ध्वस्त। वन विभाग ने अवैध रूप से संचालित एक आरा मिल को ध्वस्त किया है। यह आरा मिल जयनगर थाना क्षेत्र के कुशाना गांव में संचालित किया जा रहा था। कोदरमा वन विभाग ने मिल को ध्वस्त कर आरा मिल के मशीन, आरी और एक जनरेटर को जब्त कर अपने साथ ले आया है। साथ ही मौके पर से वन विभाग ने भारी मात्रा में कीमती लकड़ी भी बरामद किया है। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही आरा मिल का संचालक मौके पर से फरार हो गया, जिसकी तलाशी की जा रही है। दरअसल जयनगर थाना क्षेत्र के कुशाना गांव में आरा मिल का संचालन किया जा रहा था। जिस जगह पर आरा मिल स्थापित है वह इलाका जंगल से घिरा हुआ है। इसी का फायदा उठाकर अवैध तरीके से आरा मिल का संचालन किया जा रहा था।
मामले की जानकारी देते हुए वाइल्ड लाइफ के रेंजर रविंद्र कुमार ने बताया कि 1 महीने पहले भी उस इलाके में अवैध रूप से संचालित एक आरा मिल को ध्वस्त किया गया था। उस समय भी आरा मिल का संचालक मौके से भागने में कामयाब रहा था। उन्होंने बताया कि आरा मिल के संचालक की पहचान की जा रही है। जल्द ही पहचान प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसके खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह में ग्रामीण ने की पत्थर खदान की शिकायत, दोनों पक्ष आमने सामने। गिरिडीह जिले के धनवार में पत्थर खदान को लेकर एक ही गांव के 2 पक्ष आमने सामने हैं। एक पक्ष का आरोप है कि खदान का संचालन नियमों को ताक पर किया जा रहा है, वहीं दूसरा पक्ष सब कुछ ठीक बता रहा है। एक पक्ष के मिठू चौधरी ने इस खदान को लेकर कई पत्र भी लिखा है, जिसके आधार पर जांच चल रही है। वहीं इसी गांव के दूसरे पक्ष के लोगों के साथ साथ खदान में कार्यरत कर्मी शिकायतकर्ता मिठू की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। यह मामला धनवार थाना इलाके के बसगी खदान से जुड़ा हुआ है। शिकायत करने वाले मिठू चौधरी का कहना है कि खदान का संचालन नियम के खिलाफ किया जा रहा है। तय दूरी से नजदीक में ही खदान खोल दिया गया है। ब्लास्टिंग से उनके घर को नुकसान हो रहा है। खदान के कारण पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। उसने इसकी शिकायत कई अधिकारियों से की है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। अब वे धरना पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि उनके साथ 12 से अधिक लोगों ने अधिकारियों से शिकायत की है। दूसरी तरफ इस खदान की देखभाल करने वाले मो कलीम का कहना है कि मिठू चौधरी खदान संचालक को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस खदान का संचालन पूरे नियम से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जिस गांव में मिठू चौधरी रहते हैं वहां पर पेयजल की सुविधा भी खदान संचालक के द्वारा दी गई है। इस गांव के किसी भी अन्य लोगों को इस खदान से समस्या नहीं है। मिठू निजी स्वार्थ में झूठा आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा कि इस खदान से कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। यहाँ काम कर रहे मंसूर ने भी मिठू पर आरोप लगाया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।